फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत दौरे पर है। मंगलवार को मुंबई में इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने यहां लोक भवन में व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रो का ये चौथा भारत दौरा है। इससे पहले वो मार्च 2018 में पहली बार भारत आए थे और इसके बाद सितंबर 2023 में G20 समिट के लिए और जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर के आए थे। राजधानी जयपुर स्थित दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र से देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी डिजिटल पहल का आगाज हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां एआई आधारित प्लेटफॉर्म भारत विस्तार की लॉन्चिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे और इसका मकसद किसानों को तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाना और कृषि सेवाओं को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब तक ऐसे कार्यक्रम दिल्ली में होते थे जिसका देश के किसानों को ठीक से पता ही नहीं चलता था। इसीलिए अब कृषि विभाग को दिल्ली से निकालकर किसानों के बीच में लेकर के जाना है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बनाने वाले राजस्थान में यह कार्यक्रम आयोजित किया। राजस्थान जिसने सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में बेहतर काम किया। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है और ऐसे राजस्थान में रेगिस्तान को भी नंद नवन बनाने का काम सरकार ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित किसान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बीजेपी सरकार कृषि और किसानों के लिए काम कर रही है। इस योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। दिल्ली में कार्यक्रम करो, पूसा में कर लो, देश के किसानों को ढंग से पता ही नहीं चले। तो हमने सोचा कि अब ये दिल्ली से निकाल के कृषि विभाग को किसानों के बीच ले जाएंगे। भाई, अगर किसान की खेती को आगे बढ़ाना है तो खेतों में और गांव की गलियों में जाना पड़ेगा। और इसलिए मन में विचार है कि दिल्ली में नहीं, कृषि के क्षेत्र में जिसने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, सूक्ष्म सिंचाई योजना से लेके ये राजस्थान 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और बड़ा हिस्सा ऐसा है जो केवल रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज मैं राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उसको भी नंदन वन बनाने का आपने काम किया है। ये मौका जो किसान के लिए बहुत बड़ा फायदा भी देने वाला है, किसान के जीवन में बदलाव लाने वाला भी है। यह मौका आपने राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर को दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से प्रदेश को कृषि एवं एआई के उपयोग और इसके माध्यम से नई कृषि तकनीकों को समझने का अवसर मिलेगा। और जयपुर इस धरती पर आज भारत विस्तार का राष्ट्रीय श्री गणेश हुआ है। एआई के माध्यम से लागू होने वाली ये योजना किसानों को जीवन में खुशहाली लाएगी और किसान को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। टोंक जिले के सबसे बड़े सआदत अस्पताल में व्यवस्थाओं की बदहाली सामने आई है, जहां पर्ची काउंटर पर भारी भीड़ के बावजूद केवल 4 काउंटर चल रहे हैं, जिससे मरीजों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है और आपातकालीन मरीज भी इंतजार को मजबूर है। मरीजों और परिजनों का कहना है कि कंप्यूटर ऑपरेटरों की कमी और धीमी कार्यप्रणाली से परेशानी बढ़ रही है। वहीं अस्पताल में बेड की कमी के कारण कई मरीजों का इलाज बेंच पर ही किया जा रहा है। पीएमओ हनुमान प्रसाद ने देरी के लिए इंटरनेट नेटवर्क समस्या को जिम्मेदार बताया और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कैंसर वार्ड के उद्घाटन पर पहुंचे तो लंबी लाइनें देख नाराजगी जताई। इस दौरान एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की भी बात कही। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल पहले ही सुधार के निर्देश दे चुकी है, लेकिन हालात में अब तक खास सुधार नजर नहीं आ रहा है।
मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि इस प्रकार की कोई बात है आपने बताइए, संज्ञान में तो हम इनसे बात करेंगे, हमारे प्रशासन से बात करेंगे। बराबर जिला कलेक्टर महोदय पूरे जिले में चाहे स्कूल का हो अस्पताल का मॉनिटरिंग कर रही आती है, अभी यहाँ भी आई थी। हमारे उच्च अधिकारी भी लगातार, हमारे पार्टी के नेता भी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, हम लोग भी बराबर देखते हैं। कोई विषय की कमी है तो उसको पूर्ति करी जाएगी। मैं आपसे निवेदन राजस्थान कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ ने आज विधानसभा का घेराव किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता घेराव में शामिल हुए। इससे पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता 22 गोदाम स्थित सहकार भवन पर इकट्ठा हुए और रैली के रूप में विधानसभा की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई और टकराव की स्थिति भी बन गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर 1:30 बजे जैसे ही विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हुई और कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, जिसके बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा और सरकार को जवाब देना होगा। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा गौ हत्या के मुद्दे के चलते स्थगित है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को गौमाता से कोई सरोकार ही नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के विषय उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि अमीन पठान के नेतृत्व में ये विंग सभी प्रकोष्ठों में नंबर 1 पर काम कर रहा है। जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार और इनेलो को जमकर के घेरा। इस दौरान उन्होंने बेकाबू कानून व्यवस्था को लेकर सीएम का इस्तीफा मांगा और इनेलो के दावों पर जमकर के चुटकी ली। बता दें कि जेजेपी 13 मार्च को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला को जन्मदिन पर हांसी में सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस के रूप में मनाएगी। इसे जेजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इसी को लेकर जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भिवानी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात को रख के, आप ये मान के चलिए, अभी मेरा हाल ही में नांगल चौधरी और इधर मेवात की तरफ भी पीछे जाने का हुआ। आज अगर आप देखें, मेवात और नांगल चौधरी जैसे एरिया जहाँ पानी नहीं होता था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानी पहुंचाने का काम किया और वहां की फसलें आज लहरा रही है। और इसी प्रकार से मुझे उम्मीद है कि यहाँ के अगर प्रतिनिधि अच्छे ढंग से अपनी बात को रखें तो मुझे उम्मीद है कि उनकी इस जो प्रदूषण सहित पानी आ रहा है उसको भी सरकार अपने संज्ञान में लेकर ठीक कर। जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में पुलिसकर्मी और पुजारियों के बीच में हुई धक्का मुक्की के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रकरण में एएसआई सुरेश शर्मा को 3 दिन के लिए एपीओ कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। बहन भवानी शंकर व्यास की पुत्री योगिता व्यास ने इंडिया अहेड से बातचीत में कहा कि फिलहाल कार्रवाई की गई है, लेकिन पुजारी परिवार की मांग है कि संबंधित अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, वरना बड़े स्तर पर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं माणक चौक थाना के थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि जांच पूरी होने तक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। देखिए, अभी तो ये अपडेट है कि सुरेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया, एपीओ कर दिया गया 3 दिन के लिए। अगर 3 दिन बाद उसे सस्पेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि पुजारी परिवार के साथ जो अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है, बहुत ही गलत है और पूरा प्रशासन इसमें पुलिस वालों को पूरा साथ दे रहा है, चूंकि बात बहुत गलत है। महाशिवरात्रि के दिन बाबा की कपाट बंद हुए हैं और पुलिस वालों के चलते ये चीजें हुई है। उन्होंने पुजारी को मारा है, कूटा है, धक्का मुक्की हुई है, अभद्रता हुई है। तो इस कारण पुजारियों की ये डिमांड है कि उसे सस्पेंड कर दिया जाए। अगर सस्पेंड नहीं होता है, सुरेश शर्मा जी को सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो पुलिस पुजारी परिवार के लोग कल या परसों बाहर रोड जाम कर देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक उसे सस्पेंड। जयपुर ग्रामीण के चौमू से है, जहां हाड़ौता चौराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक एम्बुलेंस में एलपीजी गैस भरते समय अचानक गैस रिसाव हो गया और देखते ही देखते वाहन आग की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गैस भरते समय तेज गंध और सिसकारी की आवाज आई, जिसके बाद एम्बुलेंस के पिछले हिस्से से
धुआं उठने लगा और अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों ने एहतियातन दुकानें बंद कर दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। साथ ही पास खड़े अन्य वाहनों को हटाकर बड़ा हादसा टाल दिया गया। स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव को आग का कारण माना जा रहा है। हालांकि असली वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एम्बुलेंस को भारी नुकसान पहुंचा है। जयपुर में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। यहां झोटवाड़ा इलाके के कांटा चौराहे पर देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 2 युवकों को कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्कॉर्पियो चालक दोनों युवकों को टक्कर मारते हुए साफ दिखाई दे रहा है और हादसे के बाद लोग मौके पर भागते हुए नजर आए। मृतकों की पहचान सीकर के नीमका थाना निवासी मोहित और भरतपुर के कुम्हेर निवासी वीरेंद्र के रूप में हुई है। वो जयपुर के पांचावाला सिरसी रोड पर रहते थे और मोहित छात्र था, जबकि वीरेंद्र अपोलो फार्मेसी कंपनी में काम करता था। राहगीरों की सूचना पर एक्सीडेंट थाना वेस्ट पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर अलवर के राजगढ़ से है। मोनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक नंदी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके स्थानीय निवासियों ने नंदी को खून से लथपथ देखा और तुरंत पालिका कर्मी जुगनू तंबोली को सूचना दी। इसके बाद पालिका टीम और राज्य सरकार की 1962 पशु हेल्पलाइन टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद घायल नंदी का रेस्क्यू किया गया। पशु चिकित्सकों ने उसके पैर पर टांके लगाए और समय पर इलाज मिलने से नंदी अब सामान्य है। ये क्रूर हमला पूरे इलाके में हड़कंप मचा गया है और सवाल ये उठता है कि एक बेजुबान जानवर पर इतनी बेरहमी से क्यों हत्या की गई। मोनपुर से अभी तक हाथी ने मुझे सूचना दी कि भाई कोई सांड का किसी ने पैर काट दिए गए हैं। इसकी सूचना पर हम वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचकर सांड को रेस्क्यू किया। 1962 में वहां पर पहुंची, उसका ट्रीटमेंट वहां कर गए, उसके टांगे वांगे लगा करके अभी वो ठीक है और उसको वहीं रख रहे हैं। पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम सीवर लाइनों की सफाई करने के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से 4 सुपर सकर मशीनों का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष विपिन बैसला सहित पार्षद भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल में पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को सुपर सकर मशीनें प्रदान की गई, जहां सुपर सकर मशीनों की मदद से पलवल में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीवर क्लीनिंग मशीन, वैक्यूम और जेटिंग तकनीक का उपयोग करके सीवरेज लाइनों से कीचड़ और पत्थरों को निकालने का काम किया जाएगा। आज पहली बार पलवल में हमें इस बात की खुशी है कि पलवल में पहली बार सुपर सकर मशीन्स, जो हमारे पलवल की सीवरेज व्यवस्था जो बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं किसी रूप से प्रभावित थी, ऐसी 3 करोड़ की लागत से आज इन मशीनों को पलवल की जनता जनार्दन के लिए, पलवल के विकास के लिए और पलवल में सीवरेज की व्यवस्था ठीक रहे, कोई कहीं गंदगी ना जमे। हरिद्वार में 7 मार्च को उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बैरागी कैंप क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कार्यक्रम में राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई प्रगति की विस्तृत प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ ही योजनाओं का उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई नई योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं।
और हर एक जनपद जहां जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है। और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें महाराष्ट्र के वर्धा में एक एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें काफी तेज थी और हर तरफ धुएं का गुब्बार था। जानकारी के मुताबिक आग सुबह करीब 11 बजे लगी। नई दिल्ली से चेन्नई जा रही जीटी एक्सप्रेस ट्रेन के पार्सल वैन में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। ये घटना नागपुर रेल मंडल के सिंधी और तुलजापुर स्टेशन के बीच की है। ट्रेन के रियर पार्सल वैन में आग लगते ही धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन रोककर डिब्बे को बाकी कोचों से अलग कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही रेलवे और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि पार्सल वैन में आग कैसे लगी। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। रेलवे के सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आग बुझाने के बाद ट्रेन करीब 1.5 घंटे की देरी से रवाना की गई।